अब ये वाली जो बात आती है ना, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग अगर देखें तो ये वाला मेरा जो पोर्शन था बच्चों, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या था मेरा? ये था मेरा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में मेनली हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में डिस्कस करा, अल्कीन, अल्केन और अल्काइन। अब जो मेरा टॉपिक जो आ रहा है उसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये तो मेरा अभी तक एल्केन था, ये मेरा एल्कीन था और ये मेरा अल्काइन था। अब अगर हम लोग अगर देखें, अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन मेनली जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? वी विल मेनली टॉक अबाउट व्हाट? हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। अब अगर अपन यहां पर देखें एरोमेटिक टर्मिनोलॉजी, एरोमेटिक कंपाउंड को बेसिकली कैसे माना गया? हाउ यू विल डिफाइन द एरोमेटिक हियर? एरोमेटिक टर्मिनोलॉजी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड एरोमा, and aroma basically meaning as a pleasant smell that's known as the sweet smell fragrance। तो शुरू में ऐसा माना गया कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके अंदर प्लीजेंट स्मेल पाई जाएगी, लेकिन बाद में ये वाली बात क्लियर नहीं हो सकी, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं हो सकी। फिर एरोमेटिक के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। उन्होंने बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच हैव इन देयर स्ट्रक्चर एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड रिंग इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइज्ड इन द साइक्लिक फैशन। और यहां पर अगर एरोमेटिक का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर बारे में बात की गई तो उन्होंने बोला कि द रेशो ऑफ वेट ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव एलिफेटिक कंपाउंड्स। अगर हम लोग देखें एरोमेटिक कंपाउंड में, तो एरोमेटिक कंपाउंड में द रेशो ऑफ वेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर वेरी हाई एज कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव एलिफेटिक कंपाउंड्स। देयरफॉर एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद स्मोकी फ्लेम। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन का वेट रेशो जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का वेट रेशो बहुत ज्यादा होता है, तो उसके चक्कर में क्या होता है ना बच्चों कि ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जब कभी भी अगर बर्न होंगे तो दे बेसिकली बर्न विद द स्मोकी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम से बर्न होते हैं। दूसरी बात, एरोमेटिक कंपाउंड द रिंग इज फ्लैट और प्लानर ज्योमेट्री। एरोमेटिसिटी के आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखे हैं ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वही चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस कर रखा है। एरोमेटिक के क्या रूल थे? हमारा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, हमारा कंपाउंड प्लानर होना चाहिए, हमारा कंपाउंड रेजोनेंस करना चाहिए, हमारे कंपाउंड को हकल्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये वही बात बोलना चाह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, प्लानर होते हैं। The aromatic compound being unsaturated, they show unexpected stability and resistance towards the addition reaction. This characteristic is called as the aromaticity. इनका ऐसा कहना है, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन यहां पर बेसिकली हमारे मन में ये आता है बच्चों कि अगर मान लो जैसे ये मेरा बेंजीन है, आज अगर मैं एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन अगर आज आपसे पूछता हूं, सपोज दिस इज अल्कीन हियर, ये मेरे को अल्कीन दे रखा है, मैंने अगर मान लो जैसे एल्कीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराई, कैसे करोगे? आज अगर आप एल्कीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ अगर करोगे, हाउ यू विल डू द रिएक्शन? यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड और यू हैव टू ऐड द क्लोरीन हियर। बट व्हाट्स माय पॉइंट हियर, अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाई तो ऐसे केस में आप सेम टास्क यहां फॉलो नहीं कर सकते कि मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, एक सीएल को इधर जोड़ दिया, एक सीएल को इधर जोड़ दिया और मैंने एडिशन प्रोडक्ट बना दिया। दिस एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल हियर। ये मेरा एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बेंजीन इज हाईली स्टेबल। आज देखो ना, एरोमेटिक कंपाउंड बीइंग अनसैचुरेटेड दे शो अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टूवर्ड्स द एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वो स्टेबल बहुत ज्यादा है। इसी इसकी टेंडेंसी को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने एरोमेटिसिटी नाम दिया गया। द एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन मोर रेडिली देन द एडिशन रिएक्शन। मतलब मैं आपसे एक बार भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि माय बेंजीन कैन नॉट अंडरगो
रिएक्शन विद द क्लोरीन, मेरा बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। मैंने एक बार भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट क्या दिया कि व्हेन एवर यू वांट टू रिएक्ट योर बेंजीन विद क्लोरीन हियर, अगर आपने कभी भी बेंजीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाई, ऐसे केस में एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल हियर। सो व्हाट मे बी हैपन, आप ज्यादा से ज्यादा ये करवा सकते हो कि सब जगह पर जो हाइड्रोजन है, आज यहां के जो ये मेरे हाइड्रोजन है, दे विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन, और एज दे विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन, मेरा कंपाउंड क्लोरोबेंजीन बन सकता है। लेकिन आप इसके पाई बॉन्ड के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमारा बेसिकली मीन क्या है कि whenever you want to react your molecule with what, whenever you want to react your molecule with chlorine, in that condition addition reaction is not possible here. You can do the substitution. तो उनका यही कहना है कि the aromatic compound undergo substitution more readily than the addition reaction. हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो एडिशन रिएक्शन को ज्यादा अच्छे से सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा अच्छे से शो कर सकता है एडिशन के कंपैरिजन में। हाई स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी। यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का 28.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन शुड बी द 85.8 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर इसका जो असली में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आता है वो 49.8 आता है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू 36 किलो कैलोरी पर मोल है। तो इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से मेरा बेंजीन बहुत स्टेबल है। क्या कहना चाहता है, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने ऐसा बोला, आज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, ये मेरा बेंजीन है, साइक्लोहेक्सीन है। अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन पर अगर मान लो हाइड्रोजन को ऐड करा, तो अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन पर अगर हाइड्रोजन को ऐड करा, सो व्हाट विल हैपन, पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर और मेरा मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। एज पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर और मेरा यहां पर हीट निकल जाएगा। हीट जो निकलेगा उसका नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये जो मेरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इसका वैल्यू होगा 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप सुनना, अगर एक पाई बॉन्ड तोड़ने पर अगर इतना हीट निकल रहा है, तो मैं अगर बेंजीन की बात करूंगा तो बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड है। तो अगर बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं और अगर आप इनको अगर तोड़ोगे तो हाउ मच टोटल हीट शुड इवॉल्व, आपका आंसर कितना आना चाहिए, 28.6 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वो हमारा इक्वल कितना आएगा, आज अगर आप देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो वैल्यू आना चाहिए, ये आना चाहिए 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन इनका कहने का मीन ऐसा है कि आज अगर आप बेंजीन का एक्चुअली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू अगर देखोगे प्रैक्टिकली, तो बेंजीन का प्रैक्टिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, वो असली में कितना होता है, वो होता है असली में 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो एनर्जी बेसिकली डिक्रीज जो हुई भाई, अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल इतना होना चाहिए भाई, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर जो हीट निकल रही है 3 पाई में 3 गुना निकलना चाहिए ना, 3 टाइम्स निकलना चाहिए। लेकिन बेंजीन के लिए वो प्रैक्टिकली एचओएच का वैल्यू कितना आया, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये वैल्यू बेसिकली कम क्यों हुई, क्योंकि मेरा बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। सिंस माई बेंजीन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, इन दैट कंडीशन ये वैल्यू यहां पर डाउन हो रही है। उस परिस्थिति के अंदर आज जब अपन थ्योरेटिकल में से जब प्रैक्टिकली को सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे, आज आपका थ्योरेटिकली कितना आ रहा है 85.8, प्रैक्टिकली कितना आ रहा है 49.8। ऐसे केस में जब कभी भी अगर आप थ्योरेटिकल में से अगर प्रैक्टिकल को सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे, तो जो वो वैल्यू बचता है ना, दैट वैल्यू इज बेसिकली नोन एज व्हाट, उसको अपन रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, जिसका वैल्यू आएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो सोचो आज इसके लिए गैप जितना बड़ा आया, तो वो गैप बड़ा क्यों आया, क्योंकि भाई इसके लिए वैल्यू इतनी डाउन क्यों हुई, क्योंकि मेरा बेंजीन रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर मेरा बेंजीन रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए तो इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो गई। अगर मैं यहां पर अगर बात करता हूं, आज ये जो थ्योरी में से आपने प्रैक्टिकल वैल्यू को डिक्रीज करा, दैट्स कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। अब ये वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो गई, तो वो वैल्यू डाउन हो गई तो क्यों हो गई, क्योंकि मेरा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल था।
तो वो वैल्यू असली में हमारी डाउन हो गई। इसका मतलब इनका ऐसा कहना है कि वो जो डिफरेंसेस होता है उस डिफरेंस का नाम क्या होता है, दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज बेसिकली नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। तो इनका ऐसा कहना है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है ना वो मेरा मोलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, 36 किलो कैलोरी पर मोल, दैट बेसिकली इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो यहां पर क्या है, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन विच इज यूज्ड इन स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन। ये जो रेजोनेंस एनर्जी है ये बेसिकली क्या कर देता है, मोलिक्यूल को स्टेबल कर देता है। इसकी वजह से हमारा आंसर कम आ रहा है। Aromatic compound have the cyclic system contain 4n plus 2 delocalized pi electron, that is basically known as the Huckel's rule where the n is equal to 0 1 2 3 4, you know very well। अगर हम लोग देखें तो ये मेरा जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। यू हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ द जीओसी ऑलरेडी, क्योंकि ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये मेरा कंपाउंड साइक्लिक भी है। अगर अपन देखें तो ये वाला कंपाउंड मेरा प्लानर भी है। अगर अपन देखें तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल रेजोनेंस भी करेगा। एंड टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन विल बी ओनली 2 हियर। सिंस डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन विल बी ओनली 2, तो आज आप 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 करो। अगर n का वैल्यू अगर 0 1 2 3 अगर ऐसा आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो वो मेरा मोलिक्यूल एरोमेटिक है। तो इस मोलिक्यूल को हमने एरोमेटिक नाम दे दिया। ये मेरा बेंजीन है। यू नो वेरी वेल अगेन बेंजीन इज नोन एज द एरोमेटिक स्पीशीज। अगेन नो नीड टू डिस्कस हियर। आज अगर आपने यहां से H- निकाला तो वो मेरा कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होता है ट्रोपाइलियम केटायन। अगेन दैट इज द एरोमेटिक, आई थिंक नो नीड टू डिस्कस हियर। इसमें से अगर आपने H+ निकाला तो कार्बन विल गेट द नेगेटिव, कंपाउंड विल बी नोन एज द एरोमेटिक स्पीशीज हियर। अगर आप इस वाले मोलिक्यूल की बात करोगे, नेफ्थेलिन मेरा एरोमेटिक होता है। तो दीज कंपाउंड बेसिकली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अगर हम देखें, a monosubstituted derivative of benzene is found in only one form, they cannot show the positional isomerism on the ring। आज अगर मान लो बेंजीन से अगर केवल एक ग्रुप अगर कनेक्टेड है, तो बेंजीन से अगर एक ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो उसको आप कहीं पर भी लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, बात एक ही है। दे आर कंसीडर्ड एज आइडेंटिकल। तो इन्होंने ये बोला है मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के आइसोमर नहीं बन सकते ना, दे आर द आइडेंटिकल, सब एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर अपन डाई सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो वो बेसिकली 3 आइसोमर में एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हारे दो ग्रुप अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर हैं तो दे नोन एज द मेटा। अगर दो ग्रुप अगर आमने सामने प्रेजेंट हैं, दैट कॉल्ड एज द पेरा हियर। मतलब ये वाली जो मेरी पोजीशन होती है इट्स नोन एज द 1-3 पोजीशन, और ये वाली जो मेरी पोजीशन होती है दैट्स कॉल्ड एज द 1-4 पोजीशन। तो ये मेरा मेटा कहलाता है और ये मेरा पेरा कहलाता है। और अगर आप देखोगे तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पर अगर होंगे दो सिमिलर ग्रुप या दो ग्रुप, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज द ऑर्थो पोजीशन। अगर आपके दो ग्रुप पास पास में अगर होंगे तो व्हाट दे विल बी कंसीडर्ड एज द, दे विल बी कंसीडर्ड एज द ऑर्थो। तो ये मेरे डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव के एग्जांपल थे, ऑर्थो, मेटा और पेरा। अब एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। वन इज बेसिकली कॉल्ड एज द होमोसाइक्लिक, अनदर इज नोन एज द हेट्रोसाइक्लिक। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक? अगर मेरी रिंग केवल एक ही एटम से अगर कनेक्टेड है तो दैट्स नोन एज द बेंजीन हियर, होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर मेरी रिंग में अगर एक से ज्यादा एटम अगर इंट्रोड्यूस अगर है तो वो मेरा हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। ये मेरा होमोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। होमोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या होता है कि ओनली कार्बन कार्बन एटम आर प्रेजेंट हियर। जबकि अगर कार्बन के अलावा भी अगर कोई रिंग अगर इंट्रोड्यूस अगर हो रहा है ना, दैट्स नोन एज द हेट्रोसाइक्लिक हियर। तो ये मेरा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर अपन एरिन्स किया, इसको ध्यान रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन्स भी बोलते हैं। इनके अंदर यहां पर अगर अपन इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला मेरा कंपाउंड बेंजीन कहलाएगा, इसका नाम टॉल्यूइन होता है। बेंजीन पर दो CH3 कनेक्टेड होते हैं तो उसको जाइलिन बोलते हैं। ये मेरा मेटाजाइलिन है बिकॉज दे आर कनेक्टेड एट द ऑल्टरनेट पोजीशन, वो मेरा स्टाइरिन कहलाता है विच इज नोन एज द विनाइल बेंजीन। यहां पर इस मॉलिक्यूल का नाम याद रखना, इसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी होता है। ये जो मेरा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। दैट्स ऑल्सो नोन एज द क्यूमीन हियर। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल क्यूमीन कहलाएगा और इस मॉलिक्यूल का नाम मेसिटाइलिन होता है। पॉलीसाइक्लिक एरिन्स की अगर अपन बात करें
दो रिंग अगर आपस में कनेक्टेड है तो दे आर बेसिकली नोन एज द बाइफिनाइल या डाइफिनाइल. टू रिंग आर कनेक्टेड विद द CS2 देन दे विल बी कंसिडर्ड एज अ डाइफिनाइल मीथेन. और अगर वो है तो आपको पता है वो तो नेफ्थेलिन होगा. ये मेरा एंथ्रासीन होता है और वो मेरा फिनेंथ्रीन होता है. इनमें कोई समझने वाली बात नहीं है. फंक्शनल ग्रुप वाले की अगर अपन बात करेंगे तो ये मेरा NO2 NS2 है. तो इनकी नेमिंग आपको किस प्रकार से करनी है. एक का नाम नाइट्रोबेंजीन होता है, एनिलीन होता है, फिनोल होता है, बेंजोइक एसिड होता है. आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन हियर. बेंजल्डिहाइड, एनिसोल और फेनिटोल. याद रखना बेंजीन पर OCH3 कनेक्टेड होगा तो एनिसोल बोलेंगे और OC2H5 कनेक्टेड होगा तो उसको अपन फेनिटोल बोलते हैं. हेट्रोसाइक्लिंग, इफ ring is the aromatic here and except the carbon some other atom is also introduced there, so they will be known as what, वो हमारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे. जैसे अगर अपन बात करें पाइरिडीन, नाइट्रोजन आपका आ रहा है, ऑक्सीजन में फ्यूरेन कहलाएगा, या सल्फर है तो हमारा थायोफिन कहलाएगा या थायोल कहलाएगा. ये मेरा पाइरोल कहलाता है, इसको अपन एजोल भी बोलते हैं. और ये वाला मेरा फ्यूरेन कहलाता है, इसको अपन ऑक्सोल भी बोलते हैं. तो आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं. यहां पर अगर अपन एरोमेटिक कंपाउंड की अगर सोर्स अगर देखें, मेन सोर्स कौन होता है एरोमेटिक कंपाउंड का? कोलतार. कोलतार इज द ब्लैक कलर पिंजेंट स्मेलिंग विस्कस लिक्विड होता है, obtained from the distillation of the bituminous coal having relative density 1.1 to 1.2. बेसिकली कोलतार ही मेन सोर्स होता है एरोमेटिक कंपाउंड का. और एरोमेटिक कंपाउंड आर ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द कोलतार. यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अगर क्रूड नेफ्ता अगर आपको दे रखा है, टेम्परेचर का रेंज क्या रहेगा और उसमें आप लोगों का मेनली जो कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो क्या होता है, तो किस प्रकार से अपन को यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, उसका एक नॉर्मल दे रखा है. इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट, एक इन्फॉर्मेटिव बात है जिसको आपको याद रखना है. जैसे हैवी ऑयल या आपको क्रीसोल ऑयल बनाना हो या एंथ्रासीन ऑयल बनाना हो या पिच बनाना हो तो उसके लिए टेम्परेचर क्या रहेगा और क्या क्या उनके कॉन्स्टिट्यूंट रहेंगे जो रिएक्शन करेंगे, तो उसकी एक टेबल है. यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस सब्सटीट्यूट और डाई सब्सटीट्यूटेड इन द बेंजीन, आपको मैंने बता दिया दो ग्रुप अगर कनेक्टेड हैं तो अगर वो पास पास में कनेक्टेड है तो ऑर्थो कहलाएंगे, ऑल्टरनेट पर कनेक्टेड है तो मेटा कहलाएंगे, और आमने सामने कनेक्टेड होंगे तो दे विल बी कंसीडर्ड एज अ पेरा सब्सटीट्यूट. तो ये नॉर्मल हमारा एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन कहलाता है. अब बच्चों यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी हम लोगों को डिस्कस करनी है. द फर्स्ट इज बेसिकली नोन एज द ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड अनदर इज बेसिकली नोन एज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब बेसिकली क्या होता है, हालांकि अगर आपको याद हो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टर्मिनोलॉजी समझाई जाती है, फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. It has been observed that a group which direct the new coming group to the ortho position in the ring direct the same to the para position, in other word mixture of isomeric product formed. For example, इनका ऐसा क्या कहना है, इनका ऐसा कहना है कि ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है. ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि आज अगर आपने कभी भी किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाया, तो आज अगर आपने उस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाया तो इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी रहेगी वो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर ज्यादा होगी. जैसे आज अगर मानकर चलो कि ये आपका क्लोरीन है, अगर मान लो आपके क्लोरीन ने अगर रेजोनेंस को अगर शो करा, तो क्लोरीन ने अगर रेजोनेंस को अगर शो करा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी एट द, कहां पर, आपका इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज एक बार कहां पर आएगा, एक बार आपका नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर. ये वापस रेजोनेंस करेगा, जैसे ये रेजोनेंस करेगा तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव चार्ज आएगा पेरा पोजीशन पर. तो मैं आपसे यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा बेसिकली मतलब ये है अगेन इफ इट विल शो द रेजोनेंस अगेन नेगेटिव कहां पर आएगा, ऑर्थो पर. मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग, द मीनिंग ऑफ द ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग इज दैट कि इफ एनी स्पीशीज वांट टू अटैक, या whenever you will show the resonating structure of that molecule, whenever you will draw the resonating structure of that molecule, then at which position electron density will be the maximum. So electron density maximum at which position, ortho and para. So at which position electron density is higher is known as the ortho para directing. अगर ऑर्थो पेरा पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग, मेटा पर अगर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है तो मेटा डायरेक्टिंग. अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे यहां पर इन्होंने एक रिएक्शन का नाम समझाया है, इसका नाम होता है नाइट्रेशन. बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब होता है
कि आपको इस मॉलिक्यूल में एक H को हटा करके NO2 लगाना है। तो आज अगर हम देखें नाइट्रेशन अपन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, नाइट्रेशन अपन करते हैं HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे अगर आप HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में करते हो तो यहां से OH निकलेगा, इधर से तुम्हारा H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा तो ये मेरा OH निकल गया और इधर से तुम्हारा H निकल गया, मतलब दे विल फॉर्म द वाटर। तो इधर तो तुम्हारा वाटर बन जाएगा, एक तुम्हारा NO2 प्लस बनेगा और इधर हमारा HSO4 माइनस बनेगा। तो ये जो मेरा NO2 प्लस है जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा, तो कहां पर अटैक करेगा, इसने रेजोनेंस करा, इसने रेजोनेंस करा तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी एक बार कौन सी पोजीशन पर ज्यादा है, ऑर्थो पर, और एक बार कौन सी पोजीशन पर ज्यादा है, पेरा पर। तो whenever NO2 will connect first then it will connect at the ortho position, next time it will connect at the para position और two compound will form। अच्छा आप अगर बोलो सर why only NO2 is attacking here, बेंजीन में तो पाई बॉन्ड है ना भाई, बेंजीन के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर है तो who will attack on that electron cloud, of course electron deficient species। since electron deficient species will attack on the electron cloud, in that condition हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर डेफिशिएंट अगर अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, जिधर डेंसिटी ज्यादा है। once density higher at the ortho position, another time density higher at the para, so what will be the answer, your answer will be like that। तो जनरली ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल कौन होंगे, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल वो होंगे जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन वो देंगे जो बेसिकली बेंजीन जिनके पास खुद के पास लोन पेयर होगा। आज अगर आप देखोगे NH2 NHR NR2 OH हैलोजन R, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं आपका लोन पेयर है। आज अगर इनके पास लोन पेयर हैं तो दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सिंस दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दैट्स व्हाई दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर एट द ऑर्थो और पेरा, दैट्स व्हाई दे विल बी नोन एज द ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग। अगर अपन डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस विद द एक्सेप्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनर होने के पीछे का जो मेन रीजन होता है, वो मेन रीजन क्या होता है, वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द चैप्टर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, वरना इनके अलावा जो भी है वो सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर। It is involved in the resonance or conjugation with the pi electron present in the ring. As a result, the ortho or para position in the ring become the point of high electron density or negatively charged। जैसा मैंने आपको बताया, the new entering group which is an electrophile will prefer to come to ortho or para position more than at the meta in the ring। Let us illustrate with the directive influence of the amino group। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये मेरा एनिलीन है जहां पर NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, मेरा नाइट्रोजन यहां पर रेजोनेंस करेगा, जैसे ही रेजोनेंस करेगा एक बार नेगेटिव आपके ऑर्थो पर आया, अगली बार नेगेटिव पेरा पर आया, अगेन आपका नेगेटिव ऑर्थो पर आया। तो आज अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, बेंजीन के अंदर तो देखो सिंपल सा फंडा है भाई। आज अगर अपन देखें ये मेरा बेंजीन है, अगर ये मेरा बेंजीन है तो इस बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है। आज अगर आप दोनों को आयोनाइज्ड अगर करोगे तो E+ कैन आल्सो अटैक हियर और Nu- कैन आल्सो अटैक हियर। नाउ क्वेश्चन इज दैट हु विल अटैक हियर। तो अगर हु विल अटैक हियर तो ये मेरे क्या है, ये मेरे पाई बॉन्ड है। अगर ये मेरे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अगर मेरे पाई बॉन्ड का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉनों के बादल जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके ऊपर अट्रैक्ट कौन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा ना। और इलेक्ट्रोफाइल कहां अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन। आज अगर हम देखें तो ये मेरे उस कार्बन पर अटैक करेगा वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो बेंजीन में तो सब जगह बराबर है, लेकिन अगर मुझे कभी अमीनो ग्रुप अगर दे रखा है तो अमीनो पर कोई भी अगर अटैक करेगा तो वेयर इट विल अटैक एट द ऑर्थो और पेरा।
Since the ring gets the highly activated due to the increase in the electron density, therefore dye substitution in case of readily take place even at the room temperature. चूंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है. यहां पर अगर अपन देखें the activating influence is not so marked when a halogen such as chlorine is present in the ring. Although it has very strong resonance effect plus R effect, it also have strong minus I effect. The latter tends to deactivate the ring. The ortho and para dye substitute does not take place at the room temperature but elevated temperature. इन्होंने ऐसा बोला. आज अगर अपन क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें तो क्लोरोबेंजीन की अगर हम लोग अगर देखें और अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो एनिलीन की बात करता हूँ तो ऐसे केस में मुझे पता है ये भी मेरा प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा. ऐसे केस में मुझे पता है कि ये भी मेरा प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा. लेकिन इनका ऐसा कहना है कि ये जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता ना उससे कहीं ज्यादा ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर रखता है. आज इतना अच्छे से अगर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, जितना रेजोनेंस नहीं करेगा ना उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का पावर रखता है. इसलिए इनका ऐसा कहना है कि अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो आकर अटैक करेगा, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि आज अगर हम देखें तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ना ये एलिवेटेड टेम्परेचर पर होगी, इतना आसानी से रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी क्योंकि माइनस आई प्लस एम के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेटिंग है. अगर अपन देखें द एल्काइल ग्रुप डज नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज एक्सप्लेन्ड विद हेल्प ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन. जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे टोलुइन जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण एक बार नेगेटिव ऑर्थो पर आएगा, एक बार पेरा पर आएगा, फिर नेगेटिव ऑर्थो पर आएगा. इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा. अगर अपन ऑर्थो पेरा सब्सटीट्यूट का अगर अपन रेशो अगर देखें, मतलब we have seen that dye substituted in benzene to ortho 1 para position are available. Therefore ortho and para isomer must be formed in ratio of 2.1. अगर मान लो आज अगर देखते हो तो यहां पर अगर कोई ग्रुप अगर मैंने जोड़ दिया तो ऐसे केस में आज आपका ये वाला पोजीशन ऑर्थो है, ये वाला पोजीशन ऑर्थो और ये वाला पोजीशन पेरा है, तो कोई भी आने वाला दो ऑर्थो पर आ सकता है जबकि पेरा पर एक पर ही आ सकता है. तो इन्होंने बोला देयरफॉर ऑर्थो पेरा आइसोमर मस्ट बी फॉर्म्ड इन रेशियो ऑफ 2:1. लेकिन ध्यान रखना ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दिस इज कॉन्ट्रेटरी टू व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व्ड. मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, पहले अपन इस लाइन को दोबारा समझते हैं. मान लो जैसे एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉनों को इंक्रीज करेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इंक्रीज करेगा, वंस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द ऑर्थो, अनदर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द पेरा, और यहां पर ये वापस ऑर्थो पर अटैक करेगा. तो हमारे मन में क्या आना चाहिए, सिंस ऑर्थो पोजीशन इज कंपेरेटिवली हायर देन द पेरा, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कंपेरेटिवली पेरा से ज्यादा बनना चाहिए. तो अगर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अगर पेरा से ज्यादा बनना चाहिए तो ऑर्थो का रेशियो जो रहेगा वो पेरा के कंपैरिजन में डबल होगा, 2:1 रेशियो में वो प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन इनका ऐसा कहना है कि इट इज बेसिकली यहां पर कॉन्ट्रेटरी है टू व्हाट अगर आप एक्चुअली में क्या ऑब्जर्व करोगे. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पेरा आइसोमर फॉर्म्ड इन ग्रेटर प्रपोर्शन एज कंपेयर्ड टू द ऑर्थो. अगर हम लोग देखें तो मेरा जो पेरा वाला रहेगा ना इसका जो प्रपोर्शनल रहेगा वो ऑर्थो के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा. एंड दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द रीजन दैट न्यू बिगिनिंग entering group experience greater steric hindrance at the ortho position by the group already present in the ring as compared to the para. Therefore it prefer to occupy the para position which is less sterically hindered. मैं आपको बताता हूं, सुनना वो क्या बात बोली, पहले उसको समझते हैं. ये एनिलीन है, सपोज करो कोई भी अगर ग्रुप आकर अटैक करेगा, हु विल अटैक हियर, इलेक्ट्रोफाइल. वाई इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर इन द एनिलीन. अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा. अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हाई एट द ऑर्थो पोजीशन, देन इट विल बी हाई एट द पेरा. अब अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल इधर भी जुड़ेगा और अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल इधर भी अटैक करेगा. अब इनका ऐसा कहना है कि whenever इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द ऑर्थो पोजीशन देन इट विल फील द रिपल्सिव फोर्सेस. सिंस इट विल फील द रिपल्सिव, क्योंकि वहां पर पहले से कोई उसके पास में ग्रुप है ना, पहले से अगर उसके पास में कोई ग्रुप है तो अगर वो ऑर्थो पर अगर कनेक्ट करेगा तो थोड़ा बहुत तो हिंड्रेंस फील होगा ही. यहां तो बहुत दूर है वो वाला एग्जिस्टेंस ग्रुप पहले से, तो एग्जिस्टिंग ग्रुप इज ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम इन द पेरा, तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना यहां पर आसान होगा.
तो इनका ऐसा कहना है कि कभी भी अगर ऑर्थो और पेरा, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर कभी भी अगर मान लो ऑर्थो पर एक बार अगर जुड़ेगा और एक बार अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर पेरा पर अगर जुड़ेगा, तो इन्होंने ऐसा बोला कि ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट रहेगा इट विल बी द माइनर, और जो मेरा पेरा वाला जो प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी द मेजर हियर। और रीजन वो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग जैसे ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी किस पोजीशन पर ज्यादा है। ऐसे अगर अपन मेटा डायरेक्टिंग की अगर बात करें तो व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटा डायरेक्टिंग? इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी किस पोजीशन पर ज्यादा है। जैसे आज अगर आप मान लो ये बेंजीन अगर आपने ले लिया और बेंजीन से अगर मान लो आपने CS डबल बॉन्ड O कनेक्ट कर दिया, तो CHO के पास कोई लोन पेयर थोड़ी ना है। अगर लोन पेयर नहीं है तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन हियर। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को अगर अट्रैक्ट करेगा, सो व्हाट विल हैपन, ऐसे केस में यहां पर अगर आप रेजोनेंस अगर करवाओगे, सो रेजोनेंस विल बी लाइक दैट। अगली बार क्या होगा, ये प्लस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, एज द पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन हियर, तो यहां पर मेरा प्लस आ जाएगा और यहां पर मेरा इस प्रकार से बन जाएगा। अगली बार में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड मेरा इधर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम प्लस मेरा इधर आ जाएगा, जैसे ही मेरा प्लस इधर आ जाएगा। तो आज आप अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो पर प्लस चार्ज है, पेरा पर प्लस चार्ज है। अगर मेरे ऑर्थो पर अगर प्लस चार्ज है और अगर मेरे पेरा पर प्लस चार्ज है तो व्हाट इट मीन, ऑर्थो पर प्लस चार्ज और पेरा पर प्लस चार्ज क्या इंडिकेट करता है? ऑर्थो पर और पेरा पर प्लस चार्ज का मतलब ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन कम है तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर होंगे? ऑफ कोर्स मेटा। Since electron density is comparatively higher at the meta position, that's why they will be known as the meta directing. ये मेरे जितने भी होते हैं जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर अपन देखें कि डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का अपन एक्सप्लेनेशन अगर समझें, in this case under the influence of the attacking electrophile the ortho or para position in the ring gets the positively charged because of conjugation with the electron withdrawing group. तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपके ऑर्थो पेरा। दिस इज इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द बेंजल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आप लोग ऐसी बना रहे हो। जब ऐसी बना रहे हो तो आपका एक बार पॉजिटिव ऑर्थो पर आया और एक बार पॉजिटिव आपका पेरा पर आया, तो ऑर्थो और पेरा पर चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर है? मेटा पर। सिंस द कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन मेटा पर ज्यादा है तो हमने इसको मेटा डायरेक्टिंग बोला। अब आप देखना, the meta position become comparatively the center of high electron density, therefore the attacking electrophile will prefer to attack the meta position. The dye substitution is meta in nature. For example, मतलब जैसे आज अगर अपन यहां पर देखें, हम लोगों ने जो नाइट्रेशन पढ़ा था, अब उस नाइट्रेशन की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, चलो आज ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर NO2 प्लस का अटैक करेंगे। अब अगर NO2 प्लस अगर मेरा अटैक करेगा तो ये मेरा NO2 प्लस कहां पर अटैक करेगा? ये मेरा NO2 प्लस अटैक करेगा जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, यहां पर और यहां पर तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर और यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इन दैट कंडीशन व्हाट इट मीन, यहां पर थोड़ी ना कोई अटैक करेगा। अटैक करने वाला कहां पर अटैक करेगा? जिधर ज्यादा होगी डेंसिटी। कंपेरेटिवली डेंसिटी इज हायर एट द मेटा, तो मेरा NO2 मेटा पर जुड़ जाएगा और मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन जाएगा। Since the ring has been deactivated because of the electron withdrawing group, the dye substituted in the ring is not easy and usually take place under drastic condition. भाई सीधी सी बात है ना, CHO का काम क्या है? CHO तो आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, CHO तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना। देखा जाए तो NO2 प्लस इतना आसानी से अट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। Why NO2 plus will not attracted easily in this molecule? Because CHO का टास्क क्या है? वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को अगर कम कर रहा है तो ऐसे केस में हमारा NO2 इतना आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो अगर ये रिएक्शन अगर होगी तो इतनी आसानी से नहीं होगी, ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होगी। तो आपको ध्यान रखना है, द ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेट द रिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेट द रिंग टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करना चाहेगा?
जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होगी? जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को ज्यादा करता कौन है? इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ाता कौन है? जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो कौन होता है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इन्होंने ऐसा बोला कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को प्रोवोक करता है। मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को प्रोवोक नहीं करता, तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग वाले ज्यादा एक्टिवेट करेंगे रिएक्शन को, जबकि ये हमारी रिएक्शन को डीएक्टिवेट करेंगे। अगर हम लोग बेंजीन की बात करें, यहां पर कुछ इंफॉर्मेटिव बात है, इसको आपको याद रखना है। बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फेराडे इन 1825। बेंजीन वॉज ऑब्टेन्ड बाय द हॉफमैन इन 1845 फ्रॉम द कोलतार। अगर हम लोग बेंजीन को यहां पर अगर देखें, तो यहां पर अगर हम देखें, एक चीज को याद रखना है आपको, सी उसके बाद कोलतार से बेंजीन मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय द कैकुले and the hybridization on the carbon atom in the benzene is sp2 hybridized. The structure of benzene molecule is planar. All the 6 carbon atom benzene lie at the corner of the regular hexagon. Bond angle का वैल्यू जो होता है वो 120 होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यू होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन हाइड्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन के अंदर टोटल 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं। इट इज अ प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय द लेडगेनबर्ग। इसने क्या करा था? इसका प्रिज्म की तरह स्ट्रक्चर दिया था। किसका? बेंजीन का। भाई बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं ना, तो उन्होंने बोला, एक साइंटिस्ट था लेडगेनबर्ग, जिन्होंने बेंजीन का प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर दिया। सबका अपना अलग अलग थॉट था। क्लोज था एक साइंटिस्ट, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था ऐसा डायगोनल। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे देवार, उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, 2 पैरेलल स्ट्रक्चर इस प्रकार से कवर करा। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और बेयर जो थे, उन्होंने इसको एक सेंट्रिक स्ट्रक्चर की तरह कंसीडर करा, और इट्स द अल्टरनेट डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर दैट इज गिवन बाय द कैकुले। हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबने बेंजीन के अलग अलग स्ट्रक्चर को कंसीडर करा। कोई सेंट्रिक स्ट्रक्चर बोल रहा है, कोई प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बोल रहा है, कोई देवार स्ट्रक्चर बोल रहा है, कोई कैकुले स्ट्रक्चर बोल रहा है। ये हम बेंजीन को फाइनली कंसीडर करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो बेसिकली ऐसा बनता है, क्योंकि दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हियर। जहां पर मान लो जैसे यहां पर अपन ने 1 2 3 4 5 6 कंसीडर करा, एटम आपका वहीं पर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 आपने कंसीडर करा। जो पाई बॉन्ड मेरा 1 2 के बीच में है यहां पर, अब वो घूमकर इधर चला जाएगा, ये घूमकर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ओवरऑल आप जब इनका मिक्सचर बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा 1 2 के बीच में यहाँ बॉन्ड है, जबकि यहाँ 1 2 के बीच में बॉन्ड नहीं है। एक जगह पर बॉन्ड है और एक जगह पर नहीं है, तो दे विल बी मेंशन्ड बाय द पार्शियल बॉन्ड। तो मेरा पार्शियल बॉन्ड पूरी रिंग में आता है, दैट्स नोन एज द हाइब्रिड हियर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। मैंने बोला ना पाई बॉन्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हो तो हाउ यू विल ड्रॉ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड हियर, सी। ये मेरा बेंजीन है, तो आज अगर हम देखें तो यहां पर ओवरलैपिंग होती है ना, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये इसके साथ करेगा। तो एक क्लाउड ऊपर की तरफ है और एक क्लाउड नीचे की तरफ है, तो उसको इससे सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, वो उस तरीके से बनाते हैं। लाइट ऑयल क्रूड नेफ्था फ्रैक्शन कंटेंस बेंजीन। जो लाइट ऑयल जो होता है या जो क्रूड नेफ्था होता है उनके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होता है। अब बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ये तो मैंने नॉर्मल से आपको बात बताई है, ये सब इंफॉर्मेटिव बातें थी। आइसोलेशन फ्रॉम लाइट ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लाइट ऑयल एटलीस्ट 60 to 65% बेंजीन प्रेजेंट होता है लाइट ऑयल में। अल्केनाइन इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे एनिलीन हुआ, पायरिडीन हुआ, क्विनोलिन हुआ। इनको रिमूव किया जाता है बाय वॉशिंग लाइट ऑयल विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रोस ऑफ। ये मेरा जो यहाँ पर है, याद रखिएगा, जो हमारा लाइट ऑयल एटलीस्ट 60 to 65% बेंजीन इज प्रेजेंट लाइट ऑयल में, और बाकी की इंप्योरिटीज होती है, तो उस इंप्योरिटीज को सेपरेट कर उससे बेंजीन को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं।
कैसे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड या हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा करके एनिलीन है, आपने इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करें। जैसे कभी एनिलीन की इंप्योरिटीज हुई तो ये जो मेरा एनिलीन है इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो द एसिडिक इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। जो एसिडिक इंप्योरिटीज जो होती है ना उनको रिमूव कर लिया जाता है जब उसको NaOH के सॉल्यूशन के साथ वॉश करते हैं। आफ्टर दैट NaOH इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद वाटर। 3 फ्रैक्शन आर ऑब्टेन्ड एट द डिफरेंट टेम्परेचर रेंज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द न्यूट्रल ऑयल। एक होता है 90% बेंजोल, 50% बेंजोल और सॉल्वेंट नेफ्था। अलग अलग टेम्परेचर पर ये ऑब्टेंड हो जाते हैं। अमंग दीज 90% बेंजोल कंटेंस अप्रोक्सीमेट 70% बेंजीन, 4 to 14% टोल्यूइन एंड रिमेनिंग xylene एंड अदर हाइड्रोकार्बन। और उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मिलेगा वो 80 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन दे देता है, टोल्यूइन दे देता है और बेंजीन टोल्यूइन नेफ्थलीन xylene का मिक्सचर बनेगा, वो आपको हाई टेम्परेचर पर मिल जाएगा। The crystals are formed on cooling benzene from which pure benzene can be obtained by the melting the crystals। इन्होंने बोला कि जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा कूल करने पर बेंजीन के, एंड विच प्योर बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेल्टिंग द क्रिस्टल। क्रिस्टल को मेल्ट कर लोगे तो उसका प्योर फॉर्म बन जाएगा। एक टॉपिक का नाम आ रहा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का एलिमिनेशन। अगर मैंने सोडियम बेंजोएट अगर ले रखा है और अगर मुझे सोडियम बेंजोएट को NaOH की प्रेजेंस में अगर गर्म करना पड़ा तो एज आई विल हीट सोडियम बेंजोएट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और CaO, दैट कॉम्बिनेशन इज बेसिकली नोन एज व्हाट? ये कॉम्बिनेशन मेरा सोडा लाइम कहलाता है। तो अगर आपने इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर क्या करा, गर्म करा या हीट करा, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा और मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। डिहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। अगर आपने कभी भी फिनोल को जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाया तो जैसे ही मेरा फिनोल जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन अगर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक मेरे ऑक्सीजन पर अटैक कर जिंक ऑक्साइड बना देगा और मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा फिनोल का और बेंजीन बन जाएगा। अगर आपने फिनोल का अगर रिडक्शन अगर करवाया किसकी प्रेजेंस में? मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो जैसे ही आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर फिनोल का रिडक्शन करवाओगे तो मेरा फिनोल आफ्टर द रिडक्शन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कुछ मेथड्स हैं, हम लोग चूंकि प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर रहे हैं तो दीज आर सम प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन, जहां पर हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। अगर आपने कभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले रखा है और अगर आपने कभी भी उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे रखा है, आपने अगर इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया तो जैसे अगर आप हाइड्रोलाइसिस अगर करवाओगे इन दैट कंडीशन व्हाट विल फॉर्म, ये मेरा H+ और OH- है ना, तो ये जो मेरा OH- है SO3H के साथ कनेक्ट हो जाएगा, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा और H हमारे बेंजीन पर जाकर प्लेस हो जाएगा। फाइनली मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो आप डीकार्बोक्सिलेशन कर लो, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फिनोल का रिडक्शन मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कर लो, या फिर आप लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस कर लो। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद भी ये वाला मोलिक्यूल मेरा बेंजीन बना देता है। एक आता है ग्रिग्नार्ड। आज अगर मान लो ये मेरा ब्रोमो बेंजीन है, अगर मैंने इस ब्रोमो बेंजीन को मैग्नीशियम के साथ में अगर गर्म करा तो जैसे ही मैंने ब्रोमो बेंजीन को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म करा तो आपको पता है कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यू नो वेरी वेल विच बॉन्ड वी हैव टू ब्रेक इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वाले बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। जैसे ही आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे मैग्नीशियम इज द मेटल विल गेट द पॉजिटिव, कार्बन विल गेट द नेगेटिव हियर। अब अगर मान लो आपने इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, अब आपको पता है यहां से मेरा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मेरे कार्बन पर माइनस आएगा, मैग्नीशियम इज द मेटल विल गेट द पॉजिटिव, H2O विल बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द H+OH-। इन दैट कंडीशन ये जो मेरा माइनस है इट विल अटैक ऑन द H+ और मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अपन ने क्लोरोबेंजीन का अगर रिडक्शन करा, आपने अगर क्लोरोबेंजीन को निकल एल्यूमिनियम या NaOH की प्रेजेंस में अगर रिड्यूस करा, निकल और एल्यूमिनियम का अपन को एलॉय लेना पड़ेगा इन द अल्केलाइन मीडियम, तो क्लोरोबेंजीन रिडक्शन के बाद में हमारा मोलिक्यूल नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल सी रिएक्शंस हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोगों ने बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड अगर ले लिया और अगर मैंने इसकी रिडक्शन करवाया
देखो ये मेरा एनिलीन है। आज अगर मैंने एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई, HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड बच्चों जनरली अनस्टेबल स्पीशीज है, फटाक से एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्शन कर कर ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आपने, ये अनस्टेबल स्पीशीज है, ये कभी इतना आसानी से आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होकर HNO3 बना लेगा। तो इसको इनडायरेक्टली बनाया जाता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NaNO2 और HCl के साथ। तो ये जो मेरा एनिलीन है ना, एनिलीन की रिएक्शन अगर आपने कभी भी नाइट्रस एसिड के साथ आइस कूल टेम्परेचर पर अगर करवाई 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो मेरा जो मोलिक्यूल रहेगा, दिस मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये मेरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। आज अगर मैं इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर SnCl2NaOH के साथ या इथाइल एल्कोहल के साथ या H3PO2 के साथ अगर करवाऊंगा, तो ये जो मेरा बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड होगा, दिस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विल रिड्यूस्ड, और जैसे ये रिड्यूस्ड होगा तो मेरा मोलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इस मेथड का एक नाम होता है दैट इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। अब ये डाईएजोटाइजेशन से कैसे हमारा रिडक्शन हुआ और बेंजीन में कन्वर्ट हुआ, अब अपन उस वाली रिएक्शन को यहां पर समझेंगे और फिर अपन देखेंगे कि यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। अब बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर हम लोगों ने डाईएजोटाइजेशन अगर करा तो ये मेरा डायजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर मैंने इस डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर इथाइल एल्कोहल के साथ में करवाई, तो हाउ इट विल शो द रिएक्शन, सी इस इथाइल एल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद ये बन जाएगा CH3CHO। कैसे देखना, एल्कोहल जनरली ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्डिहाइड तो बनाता है, तो यहां पर ये मेरा इथाइल एल्कोहल है CH3CH2OH, और ये मेरा क्या बना देगा, ये मेरा बना देगा CH3CHO। तो देखो यहां पर कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, और ऑक्सीजन कितने हैं 1। यहां पर कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब बताओ कितने का गैप आया बच्चों, इधर 6 हाइड्रोजन है और उधर 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन का गैप आ रहा है 2। एक हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्शन कर कर HCl निकाल देगा, एक हाइड्रोजन N2 गैस रिलीज कर देगा, और यहां पर जो मेरा हाइड्रोजन बच रहा है वो मेरा बेंजीन बना देगा, और जैसे मेरा बेंजीन बना देगा वी विल गेट द आंसर एज अ बेंजीन। भाई मैंने क्या बोला, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आई वांट टू डू द विद द इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल विल ऑक्सीडाइज्ड इनटू द एसिटाल्डिहाइड। अब सिंस देयर इज अ गैप ऑफ 2 हाइड्रोजन, सो 1 हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द Cl, 1 हाइड्रोजन Cl से रिएक्शन कर कर HCl बना देगा, N2 गैस निकल जाएगा, और आपका यहाँ पर H जो रहेगा दैट विल कनेक्ट ऑन द बेंजीन, हमारा आंसर बेंजीन आ जाएगा। अगर आपने डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर SnCl2NaOH के साथ कराई, तो जैसे अगर आपने SnCl2NaOH के साथ कराई, तो भी आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा बच्चों वो यहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल अगेन टर्न इनटू द बेंजीन हियर। मतलब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन चाहे किसके साथ करवाओ, चाहे आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओ, SnCl2NaOH जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आप इसके पहले इथाइल एल्कोहल के साथ करवाओ, हर केस में मेरा बेंजीन बनेगा। अगर आपने H3PO2 वाटर अगर ले लिया, सो हाउ दे विल शो द रिएक्शन, H3PO2 वाटर मिलकर बना देंगे H3PO3। अब जैसे H3PO3 बन गया तो यहां पर 2 हाइड्रोजन का गैप आया, एक हाइड्रोजन Cl से रिएक्शन कर कर HCl, इधर से मेरा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, एक H हमारे बेंजीन पर कनेक्ट हो जाएगा। मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज द बेंजीन हियर, H3PO2 N2 और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये मेरा यहाँ पर रिएक्शन कहलाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करवाई, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड के साथ, एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद द फॉर्मिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना लेगा CO2 और H2O। जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड होकर CO2 और सॉरी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, हमारा जो फॉर्मिक एसिड है ये वाला फॉर्मिक एसिड क्या कर लेगा, मेरा जो फॉर्मिक एसिड है इट विल टर्न इनटू द CO2 हियर, ये मेरे CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा।
जैसे CO2 में डिकम्पोज हो गया वही 2 H बचे, एक HCl के साथ HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और हमारा आंसर वापस बेंजीन बन जाएगा। मतलब मैंने अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन चाहे किसके साथ करवाई, मैंने अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन चाहे अगर किसके साथ करवा दी, H3PO2 वाटर के साथ करवा दी, या फिर मैंने इथाइल एल्कोहल के साथ करवाई, या फॉर्मिक एसिड के साथ करवाई, या SnCl2NaOH के साथ अगर मैंने करवा दी, मेरा जो मॉलिक्यूल रहता है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे बनेगा, अभी रिसेंटली आपको याद होगा अल्काइन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर अपन ने वेपर ऑफ एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन हमारी होगी और आफ्टर द ट्राइमराइजेशन रिएक्शन मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द बेंजीन हियर, तो वो वाला मेरा मॉलिक्यूल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन आती है बच्चों, इसका नाम होता है कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग या हाइड्रोफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन अपन ने एल्केन में पढ़ा था। ये मेरा नॉर्मल हेक्सेन है। आज अगर हम लोग नॉर्मल हेक्सेन की अगर बात करें, मैंने अगर नॉर्मल हेक्सेन को अगर मान लो Al2O3 की प्रेजेंस में या Cr2O3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाया, तो ऐसे केस में आज हाइड्रोजन एरोमेटाइजेशन होगा। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अपने एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज द बेंजीन हियर। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज इसको डीहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। यहां पर कितने कार्बन है, 6, हाइड्रोजन कितने, 14। आपने जैसे एरोमेटाइजेशन करवाया तो कितने कार्बन है, 6, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6, तो 8 हाइड्रोजन का गैप आ रहा है ना। आपने इसको डीहाइड्रोजिनेशन बोला, या इसको हाइड्रोफॉर्मिंग भी बोलते हैं, या इसको कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग भी।